नमस्कार मित्रों, मैं कुसुम शर्मा आपके लिए आज कक्षा 10 के संस्कृत के सिलेबस के अकॉर्डिंग कर्मधारय समास लेकर आई हूँ। इसके विषय में मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगी। आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो देखिए, ये हमारा कर्मधारय समास है। इसे हमने तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो समानाधिकरण समास है का जो भेद किया था, वह एक्चुअल में कर्मधारय समास के रूप में भी जाना जाता है। तो अब कर्मधारय समास इसे क्यों कहा गया है और समान अधिकरण या तत्पुरुष का जो एक भेद जो बताया था समान अधिकरण, वह क्यों कहा गया है, तो उसे थोड़ा सा हम समझते हैं। समान अधिकरण यानी बराबर का भाव रखने वाला या बराबर की विभक्तियां रखने वाला, विभक्ति के समान होने पर, यानी दोनों पदों में विभक्ति समान होती है। जैसे नीलम उत्पलम, कृष्ण है सर्प है, तो जो विभक्ति इसमें लगी है वही इसमें लगी है। तो दोनों पद में विभक्ति समान होती है और जो प्रथम पद की विभक्ति होती है उसका समास में लोप होता है। दूसरा, इसे कर्मधारय क्यों कहा है? प्रथम पद विशेषण होता है। प्रथम पद विशेषण होता है। जैसे नीलम उत्पलम में नीलम विशेषण है और उत्पलम विशेष्य है। विशेष शब्द का अर्थ है जिसकी विशेषता दी जाए या जो विशेषता देने योग्य हो, तो इसे विशेष्य बोला है। तो ये हमारा विशेष्य है और ये विशेषण है। अब इसी का तीसरा एक भेद निकल कर आता है, उपमानवाचक शब्द का लोप। तो इसमें उपमानवाचक शब्द का लोप भी होता है। उपमानवाचक शब्द क्या है? जब हम किसी से तुलना करते हैं, आपने उपमा शब्द सुना होगा, भाई उसकी उपमा दी गई है चंद्रमा से, उसकी मुख की उपमा चंद्रमा से दी गई है। तो जब ये के समान, या संस्कृत में इव बोलते हैं उसे, के समान या चंद्रमा के समान मुख है, तो जो इसमें जब ये इव जो शब्द आता है या सदृश जो शब्द आता है उसका उसमें लोप हो जाता है, उसका लोप होता है। और चौथा प्रकार है इसका एव ही का लोप। जैसे एव, वह तो अश्व ही है, या जैसे उसका मुख कमल ही है, मुख कमलम, उसका मुख कमल ही है। इस तरह का जो उदाहरण होता है तो उसमें एव का लोप होता है जिसका अर्थ होता है ही। पांचवा इसका भेद है सु व कु का प्रयोग होने पर। तो सु सुंदर होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, कु कुत्सित, घृणित, गंदा, बुरा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ये इन शब्दों का तो प्रयोग होता है समास से पहले इसमें कर्मधारय समास में, परंतु जैसे सुंदर का सु, तो सुंदर शब्द हट गया, इतना बड़ा जो शब्द था उसकी जगह सिर्फ सु का प्रयोग हुआ। कुत्सित, कुत्सित यानी बुरा, तो कुत्सित शब्द को हटा करके उसका प्रथम जो वर्ण है वो हमने ले लिया। तो इस तरह से ये समान अधिकरण या कर्मधारय समास कहलाता है। अगर आप एग्जाम में कर्मधारय समास अथवा समानाधिकरण समास लिखेंगे या इन दोनों में से एक भी लिखेंगे तो चल जाएगा। दोनों ही अगर आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर समझेगा कि जो है आपको इस समास के विषय में बहुत अच्छी तरह से जानकारी है। तो लीजिए अब इनके उदाहरण देखते हैं। विभक्ति समान बताई दिया आपको, नीलम उत्पलम। नीलम उत्पलम, उत्पलम का अर्थ होता है कमल, नीलम नीला। कमल कैसा है? नीला है, यानी इस कमल की विशेषता क्या है? नीला है। तो नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम, यहां पर मैं रह गया, नीलम उत्पलम। और फिर यहां पर ये इसका जो मैं था जब हमने संधि किया तो ये हट गया। जो प्रथमा विभक्ति में जो मैं हलंत वाला आ रहा है उसका लोप हो गया, तो नील उत्पलम, इस तरह से ये शब्द बना। फिर इसकी संधि हुई, ए के आगे उ आने पर ओ हो जाता है, तो नीलोत्पलम, गुण संधि कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, कृष्ण है सर्प है, कृष्ण सर्प है। तो जो सर्प कैसा है? काला है। सर्प कैसा है? काला है। तो इसमें से इस विभक्ति को हटा करके इसको एक वर्ड बना दिया है, इसको समास बना दिया है, एक ही शब्द बना दिया है और इसमें से विभक्ति का लोप हो गया है और इसकी विभक्ति चलेगी क्योंकि इसकी विभक्ति भी यही हो गई है एक शब्द होने की वजह से। कृष्ण सर्प है। सुंदर है बालक है, सुंदर है बालक, यानी बालक कैसा है? बालक की विशेषता क्या है? वो सुंदर है। तो यहाँ पर विभक्ति का इसका प्रथमा विभक्ति का लोप होकर के सुंदर बालक है।
ये इसका जो है मतलब है ना प्रथमा का वचन रहेगा सुंदर बालक है। सर्वेषु क्षेत्रेषु, सर्वेषु क्षेत्रेषु का अर्थ है सारे क्षेत्रों में। तो जो विशेषण होता है उसमें भी वही विभक्ति लगती है जो कि मुख्य शब्द में लगी है, उत्तर पद जो शब्द है उसमें लगी है, तो सप्तमी विभक्ति लगती है। मैं पेपर के लिए तो सर्वेषु क्षेत्रेषु, मैं पेपर में सप्तमी विभक्ति लगी है तो क्षेत्रेषु, और इसकी विभक्ति भी वही हुई सर्वेषु। सर्वेषु क्षेत्रेषु यानी सारे क्षेत्रों में। अगर हम खुला करके लिखते हैं, विग्रह करके लिखते हैं तो सर्वेषु क्षेत्रेषु लिखना होगा, और अगर हम समस्त पद बना देते हैं, समास अगर हम बना देते हैं तो सर्व क्षेत्रेषु, तो यहाँ पे सर्वे हट गया, जो इसमें जो एशु जो आ रहा था वो हट गया, सर्व क्षेत्रेषु सभी क्षेत्रों में, ये हमारा समस्त पद बन गया। पांचवा उदाहरण देखिए, नूतना व्यवस्था, नई व्यवस्था। अब चूंकि व्यवस्था स्त्रीलिंग शब्द है तो इसमें जो है विसर्ग वगैरह नहीं लगता है लता की तरह, तो ये भी इसी तरह है, नूतना नई व्यवस्था। इसी लिंग को इसने लिया है, नूतन शब्द ने भी, जो इसका लिंग था, इसका स्त्रीलिंग था तो इसको भी इसने लिया है और उसी के अकॉर्डिंग नूतना व्यवस्था। और जब इसका समस्त पद हमने जब इसका बनाया तो क्या बना, नूतन व्यवस्था। अब नेक्स्ट देखिए, महा चा असौ मुनि, महा चा असौ मुनि, तो इसके हम संधि कर लेते हैं च असौ। असौ माने यह मुनि महान है, यह मुनि महान है। तो इसमें चा असौ जो है इसका पूरे का लोप हो गया, तो जो मुनि महान है उसे क्या कह दिया गया, महामुनि। महामुनि, महान महा च असौ मुनि, तो ये महामुनि हो गया। अब हम दूसरा वाला जो हमने इसका भेद देखा था उसको हम यहाँ पर देखते हैं, उसके उदाहरण देखते हैं। उपमानवाचक शब्द कौन से बताए थे आपको, इव, सम, समान, एक सदृश भी होता है, तो हिंदी में तो उसे समान बोलते हैं, पर संस्कृत में इव, सम या सदृश का प्रयोग होता है। जैसे चंद्रमुखम, चंद्र सदृश मुखम, चंद्र सदृशम मुखम। चंद्रमा के सदृश मुख को क्या कह दिया समस्त पद में, चंद्र मुखम। व्याघ्र इव पुरुष है, व्याघ्र यानी व्याघ्र के समान, शेर के समान, इव माने समान, पुरुष है। व्याघ्र इव जो पुरुष है उसे क्या कहा, पुरुष व्याघ्र है, पुरुष व्याघ्र है। घन श्याम है, घनश्याम समस्त पद है, घन इव श्याम है, तो श्याम का मतलब भगवान कृष्ण का नाम है श्याम। अब वो श्याम वर्ण के थे तो घन यानी बादल भी श्याम होते हैं, तो बादल के समान काले, बादल के समान काले या मतलब श्याम वर्ण वाले, तो वो घनश्याम हुए। बादल के समान श्याम वर्ण, तो घनश्याम है। अब ये घनश्याम भगवान कृष्ण का नाम हो गया। मीन इव नयनम, मीन मायने मछली, इव मायने समान, नयनम मायने नयन। मीन नयनम, तो इसमें इव का लोप हो गया, इसमें इव का लोप हो गया, यहाँ पे सदृश का लोप हुआ था, तो मीन नयनम क्या बना, इव का लोप होने पर बना मीन नयनम। नेक्स्ट देखिए, कमल इव मुखम, कमल इव मुखम यानी कमल के समान मुख, तो मुख कमलम, इसमें इव का लोप हो गया, मुख पहले आया, मुख कमलम। अब हम देखते हैं एव, एव का मतलब है ही, जो हमने इसमें पढ़ा था चौथे नंबर वाला इसका जो भेद पढ़ा था, एव मायने ही, तो ही का लोप इसमें, एव का लोप इसमें हो जाएगा। जैसे मुख कमलम, इस तरह भी हम समास को जो खोल सकते हैं, उसका विग्रह कर सकते हैं, और इस तरह भी हम समास का विग्रह कर सकते हैं। फिर भी जो उदाहरण आपको जिस तरह से ज्यादा देखने में मिले उस तरह आप उसका विग्रह करें। जैसे उदाहरण इस तरह के ज्यादा देखने में मिलते हैं, मुखम एव कमलम, तो यहाँ पे जो है संधि हुई है मुखम एव, मुख ही कमल है, मुख ही कमल है, मुख कमलम। इसी तरह चरण कमलम, चरण एव कमलम, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, आप इसके अकॉर्डिंग समझ लीजिए। चरण एव कमलम, नयन कमलम, नयन एव कमलम, नयन ही, नेत्र ही कमल है, चरण ही कमल है। अब देखिए इसका जो पांचवा जो हमारे पास
पांचवा जो हमारे पास इसका भेद था कर्मधारय का, सु सुंदर के लिए आया है और कु बुरा और कुत्सित के लिए आया है, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो अब सुंदर, इतना सुंदर पुरुष, इतना कौन बोले? तो व्याकरण है, व्याकरण के पास अपने पास रूल्स हैं। तो इससे सुपुरुष है, अगर इसका विग्रह करेंगे तो सुंदर है, पुरुष है। कुपुत्र यानी बुरा पुत्र, तो कुत्सित है, पुरुष है। तो इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो कुत्सित पुरुष होता है, कुत्सित पुरुष का हम समास करते हैं तो कुपुरुष है। अंतिम देखेंगे, सुपुत्र है, तो सुपुत्र का सुंदर है, पुत्र है। सुपुत्र का सुंदर है, पुत्र है। कुपुत्र का कुत्सित है, पुत्र है। कुनारी, कुनारी यानी दुष्टा स्त्री, कुत्सित नारी, और ये इसका विग्रह हो जाएगा कुत्सित नारी। सुकाल है, सुकाल है, इसमें विसर्ग नहीं लगा है क्योंकि नदी के समान रूप चलते हैं तो प्रथमा एक वचन में विसर्ग नहीं लगता। सुकाल है, सुंदर काल है यानी अच्छा समय, तो इसको जो है अगर हम खोलेंगे तो सुंदर है, काल है। तो इस तरह से ये आपका जो है कर्मधारय समास यानी समानाधिकरण तत्पुरुष समास है। तो इन दोनों चीजों को हम समझते हुए चलते हैं, इनको हम बार बार इन्हें समझेंगे। अगर आपको समझ नहीं आया मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसे विभक्ति के समान होने पर भी जो है मतलब विभक्ति के समान होने पर इसे समानाधिकरण तत्पुरुष कहा गया है, और प्रथम पद विशेषण होता है इसमें और अन्य पद विशेष्य होने के कारण इसे कर्मधारय समास कहा गया है। और उपमानवाचक शब्द यानी एव आदि का, सदृश आदि का लोप भी इसमें होता है। और चौथा जो इसका भेद है, एव यानी ही का भी लोप हो जाता है कहीं कहीं। और पांचवा इसका जो भेद है, सु और कु का प्रयोग होने पर भी कर्मधारय समास होता है। तो ये आपका समास रहा। तो मित्रों बने रहिए मेरे साथ, और इसी तरह से आपको संस्कृत व्याकरण का एक एक छोटे से छोटा पैराग्राफ, तथ्य या जो भी इसमें शब्द आएंगे उनके अर्थों को मैं स्पेशली समझाने की कोशिश करूंगी। और अब संस्कृत हुई आपके लिए बहुत आसान, और संस्कृत हमारा गौरव है। इंग्लिश सीखना हमारा स्किल है, तो संस्कृत हमारा गौरव है, हमारी आत्मा है। इसे अपना प्यार देते रहिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ, संस्कृत बने रहिए। तो जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। नमस्कार।